लोगों को होमवर्क मैक्सिमम मिनिमम वाले पर हमको सबमिट करना वो भी सबने कर ही लिया होगा। फिर डाउट भी सारा वही है, फिर भी किसी का कोई रह जाओ। डिफरेंशिएशन थोड़ा जल्दी होगा। आपको बोला हाइट और एच ऑफ द राइट सर्कुलर ऑफ मैक्सिमम टोटल सरफेस एरिया इंक्लूडिंग द टू एंड्स दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए स्फीयर। आपको डिफरेंशिएट किसका करना है? सरफेस एरिया। और सरफेस एरिया क्या होता है? 2πh प्लस 2πr²। गिवन क्या है? तो आपको 45th क्वेश्चन में ये आपका स्फीयर है। इस स्फीयर के अंदर हमारे पास ये सिलेंडर है, इसका टोटल सरफेस एरिया का हमें डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, ये आपका H, ये आपका R, और ये आपने R दिया हुआ है, स्फीयर का रेडियस R दिया हुआ है, तो इसको भी कैपिटल S ले लेते हैं और ये आप लोगों का कैपिटल R ले लेते हैं। तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? 2πRH प्लस 2πr²। ठीक है, ये अगर पूरा एस है यहाँ से लेके यहाँ तक और सिलेंडर है, ये तो सिमेट्रिक होगा। तो अगर पूरा है तो ये कितना? h/2। तो यहाँ से आप लोगों को पाइथागोरस से क्या मिलेगा? r² इक्वल टू कैपिटल R² प्लस h²/4। तो ये राइट। तब यहाँ पर आप लोगों को हटाना किसको चाहिए? एच को। केसीवर हटाना पड़ेगा। तो एच को अगर आप हटाओगे तो r² माइनस r² इंटू 4 इक्वल टू h²। बस इसमें एक ही प्रॉब्लम है, नॉर्मली हम लोग रूट हटाने की ट्राई करते हैं, बट इसमें हटा ही नहीं पाऊँ क्योंकि हटाने के लिए हम स्क्वायर करते हैं ना। तो स्क्वायर करोगे मिडिल टर्म में वापस भी एच आ जाएगा, तो करने का मतलब नहीं है। तो एच कितना हो जाएगा आपका? ट्वाइस ऑफ रूट r² माइनस r²। इसको सब्स्टिट्यूट कर लिया जाएगा तो 4πr इंटू रूट ऑफ r² माइनस r² प्लस 2πr²। अब इसके अंदर एक ही वेरिएबल है, कौन सा? कैपिटल R। उसके रिस्पेक्ट में आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, थोड़ा लेंथी होगा क्योंकि कुछ कर नहीं सकता उसके बाद आंसर आ जाता होगा। देखो dA/dr यहाँ तक किया, तो dA/dr 4π कांस्टेंट, r ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन 1/2 रूट ऑफ r² माइनस r² इंटू माइनस 2r प्लस रूट ऑफ r² माइनस r² ऐसे कैपिटल R का 1 2πr² का 4πr। ये 2 और 2 कैंसिल करते हैं, इक्वल टू 0 लेते हैं स्टेशनरी पॉइंट के लिए। तो क्या रहेगा आपके पास यहाँ पर? माइनस r² प्लस r² माइनस r² डिवाइडेड बाय रूट ऑफ r² माइनस r² प्लस 4πr। अभी 4πr के साथ मैंने लिया नहीं, बाद में ले लूंगा। यहाँ पर क्या बचेगा आपके पास? r² माइनस 2r²। अच्छा, इसको अगर दूसरी तरफ शिफ्ट कर लूंगा तो 4πr इंटू रूट ऑफ r² माइनस r² इज इक्वल टू 2r² माइनस r²। अब रूट हटाने के लिए स्क्वायर कर लेते हैं दोनों साइड। तो जब स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड तो क्या होगा यहाँ पर? 16π² r² इंटू r² माइनस r² इक्वल टू, सामने भी स्क्वायर करोगे तो क्या होगा? 4r⁴ माइनस 4r² r² प्लस r⁴। ब्रैकेट ओपन करते हैं, क्या हो रहा है? 16π² r² ये माइनस पाई है ना, तो यहाँ तो है ही नहीं, तो मतलब नहीं है। ठीक है, माइनस 16π²
r⁴। अच्छा मैंने यहाँ पर मिस्टेक किया है, भी नहीं बोला। ये जो 4 पाई है वो पूरे के साथ थोड़ी ना मल्टीप्लाई, तो पाई बचेगा तो कैसे होगा, सिर्फ इतना ही पूरा ही गलत है। वो कैसे है कि 3 का स्टेप पर तो हमें समझ में आने लगता है कि कुछ तो गड़बड़ चल रही है ना, कि जैसे अजीब इक्वेशन नहीं आते हैं। तो ये 4 पाई सिर्फ इसके टर्म्स के साथ ही मल्टीप्लाई होगा, तो वहां पर इसमें से 4 पाई कॉमन निकल जाएगा और वो सामने 0 के साथ कैंसिल हो जाएगा। अब आप लोग एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, -r² + r² -r² इक्वल टू -r इंटू रूट ऑफ r² -r²। ये उस तरफ गया तो -r हुआ, ये क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ठीक है। ये क्या होगा, r² - 2r² इक्वल टू -r इंटू रूट ऑफ r², नाउ स्क्वेयरिंग ऑन बोथ द साइड, तो क्या होगा, r⁴ - 4r² प्लस 4r⁴ इक्वल टू r² माइनस r⁴, स्क्वेयर किया होगा तो माइनस का प्लस ही हो गया होगा। ये सबको शिफ्ट करो इस तरफ, r⁴ यहाँ पर आएगा तो 5 टाइम r⁴, ये तरफ आएगा तो r⁴ माइनस 5r² इक्वल टू, ये कैपिटल R के टर्म में एक क्वाड्रेटिक बना है, जैसे आप लेट r² को t ले लो, इजी हो जाएगा। कैपिटल R² को t लोगे तो क्या बनेंगे, 5 टाइम t² माइनस 5t r² प्लस r⁴ इक्वल टू 0। ठीक है। अब इसमें से आप लोगों को डायरेक्टली तो फैक्टराइज होगा नहीं, तो t की वैल्यू -b प्लस और माइनस रूट ऑफ b² माइनस 480, 4 इंटू a कितना है 5 और c कितना है r⁴, तो 4 इंटू 5 इंटू r⁴, 20 r⁴, 25 से 20 गया 5 r⁴ डिवाइडेड बाई 2a, ठीक है। तो t इक्वल टू क्या आएगा, 5 r² कॉमन ले, r⁴ जब रूट के बाहर आएगा तो r² हो जाएगा, तो r² कॉमन निकलेगा तो बचेगा क्या, 5 प्लस और माइनस √5 डिवाइडेड बाई 10, और ये t मतलब कौन, r²। ये आप लोगों का स्टेशनरी पॉइंट है, राइट। ये स्टेशनरी पॉइंट आने के बाद अब हम लोगों को ये पता करना है कि मैक्सिमम है कि मिनिमम पॉइंट। इसमें 2 पॉइंट आप देखोगे, जैसे 2 पॉइंट है, एक 5 प्लस √5 के साथ और एक 5 माइनस √5 के साथ, तो इसके पर डबल डिफरेंशिएशन नहीं करना बैठना चाहिए, क्योंकि इसका डबल डिफरेंशिएशन करने में बहुत टाइम लगेगा। तो फिर यहाँ पर हम नंबर लाइन को यूज कर लेते हैं, और अच्छा इसमें नंबर लाइन को यूज करने जाओगे तो आगे तो नहीं करना है, ठीक है, तो ऑप्शन नहीं है, फिर तो क्या करना पड़ेगा, डबल डिफरेंशिएट ही करना पड़ेगा। फिर वो वाला पार्ट में नहीं कर रहा हूँ, कोई लोग करना पड़ेगा तो ऑप्शन नहीं है, ऑब्जेक्ट होगा तो करने की जरूरत नहीं है, सब्जेक्ट होगा तो आपको एक बार डबल डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। डबल डिफरेंशिएट में सिर्फ टाइम यहाँ पर ही लगना है, क्योंकि यहाँ पर कौन सा रूल लगाना पड़ेगा, डिवीजन, तो वहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग सकता है आप लोगों को। फिर कैपिटल r² की वैल्यू पता ही है कि जब डबल डिफरेंशिएट करके वैल्यू रखूंगा तो आंसर कैसा आएगा, पता ही होता है हमेशा डबल डिफरेंस का आंसर क्या आने वाला है, ये हमें पता होता है, क्योंकि इसमें क्या प्रूव करना है, मैक्सिमम। तो आपका डबल डिफरेंस का आंसर क्या आएगा, -0 आना है ना, 5 माइनस √5 वाला नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। इसमें 5 माइनस √5 वाला अगर नेगेटिव आ रहा है तो ये आप लोगों का कौन सा पॉइंट हो जाएगा, मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा। तो कैपिटल R² इक्वल टू R² इंटू 5 माइनस √5 बाई 10 आपका मैक्सिमम पॉइंट दे रहा है, और लास्ट में आप लोगों को हाइट फाइंड करना है। ये आपके पास रिलेशन है, तो इसमें इन लोगों ने जो हम लोगों ने कैपिटल एस रखा है वो हम लोगों ने स्मॉल एस लेने को बोला था, ठीक है। तो हमें बेसिकली कैपिटल एस फाइंड करना है,
तो कैपिटल एच फाइंड करना है, आपकी आर स्क्वायर की वैल्यू ये आ चुकी है, तो आर स्क्वायर इंटू 5 माइनस रूट 5 डिवाइडेड बाई 10 है ना, इसमें पुट करिए कैपिटल आर स्क्वायर की वैल्यू। क्या कॉमन है, आर स्क्वायर रूट के बाहर आएगा तो आर हो जाएगा, और रूट के अंदर क्या बचेगा, 10 एलसीएम लूंगा तो 10 माइनस 5 माइनस माइनस प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 10। ये एच की वैल्यू है, उनको एच स्क्वायर चाहिए, तो जब इसका स्क्वायर करोगे तो 4r स्क्वायर, और यहाँ पर रूट कैंसिल हो जाएगा तो 5 प्लस रूट 5 डिवाइडेड बाई 10, ये 2 से कैंसिल होगा, बट क्वेश्चन के हिसाब से माइनस नहीं आना चाहिए तो प्लस आना चाहिए, क्योंकि हमारा आंसर ये आ रहा है 1, अलग अलग सेपरेट करो तो 5 बाई 5 1 एंड रूट 5 बाई 5 1 बाई रूट 5, जबकि आंसर उन्होंने क्या दिया 1 माइनस 1 बाई रूट 5, इसलिए मेरा स्टेशनरी पॉइंट जो आना था, मतलब जो मैक्सिमम पॉइंट, स्टेशनरी पॉइंट तो दोनों ही पॉसिबल है, तो मैक्सिमम पॉइंट 5 प्लस वाला आना चाहिए आंसर के हिसाब से। तो वो हमें एक बार डबल डिफरेंशिएट करके चेक करना पड़ेगा कि प्लस वाला या माइनस वाला, इसके लिए आपका आंसर लेस देन 0 आ रहा है। थोड़ा लेंथी है क्वेश्चन, बट ऑप्शन नहीं है। मतलब लिया यहाँ तक आया आपका, अगर इसको 0 के साथ इक्वेट किया ये तो कभी 0 होगा ही नहीं, इसकी इमेजिनरी रूट से, पर ए पॉजिटिव थी हमेशा पॉजिटिव होगा, तो k इक्वल 1/2, उससे तो इमेजिनरी रूट से मतलब डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, ये तो हमेशा पॉजिटिव होगा, तो 0 ये हो ही नहीं सकता, 0 कंपल्सरी इसी को आना पड़ेगा, तो देख लेने का आपको पॉजिटिव दिया है। ये एक वेक्टर 1 है, 2a क्यूब प्लस a माइनस 3 इक्वल टू 0, इसके कोएफिशिएंट का एडिशन 0 हो रहा है, इसमें से एक वेक्टर तो 1 है, और दूसरे वेक्टर फाइंड करने को सिंथेटिक वाली मेथड, क्यों सिंथेटिक मेथड में सारे कोएफिशिएंट लिखते थे, क्यूब का कोएफिशिएंट 2, फिर x स्क्वायर नहीं था तो 0, फिर a का कोएफिशिएंट 1, फिर कांस्टेंट -3, फिर हमें एक वेक्टर पता होना चाहिए जो हमें पता है a इक्वल टू 1, फर्स्ट नंबर की हमेशा 0, जिसको ऐड करते थे, फिर 2 into 1 2 करेंगे, फिर वही प्रोसीजर वापस चलता रहेगा, 2 into 1 2, फिर 3 आया, 3 into 1 3, तो ये 0 हो गया, क्योंकि ये जो है वो a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है, यहाँ पर a स्क्वायर का कोएफिशिएंट है तो 2a स्क्वायर प्लस 2a प्लस 3, तो एक क्यूब में से एक तो फिर ले लीजिए तो बचे a स्क्वायर का, और इसका भी डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है, इसका भी 0 नहीं होगा, इसका भी एक ही रूट है इक्वल टू, और किसी का कोई डाउट हो? The sum of the surface area of a rectangular parallelepiped, parallelepiped मतलब क्यूब with side x to x and x by 3 and the sphere of radius r is to be given constant. Sum of the surface area आपका given है constant है, to then the sum of their volume is minimum if x equal to 3r.
किसका डिफरेंशिएट करना है? सम ऑफ वॉल्यूम. व्हाट इज वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड या पेरिलोपाइड? एल कितना है? x. b है 2x और हाइट है x/3. व्हाट इज सरफेस एरिया? फिर वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3. इसका डिफरेंशिएट करना है 2/3x³ प्लस 4/3πr³. तो x और r में से किसी को हटाना होगा, और x और r में से कैसे हटाएंगे किसी को? तो हमारे पास क्या दिया हुआ है? टोटल सरफेस एरिया. कौन का सरफेस एरिया? ट्वाइस ऑफ LB प्लस BH इंटू प्लस LH. ऐसा होता है ना? प्लस 4πr². ये 4πr² किसका सरफेस एरिया? स्फीयर का. यहाँ पर सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? ट्वाइस ऑफ 2x² प्लस 2x²/3 प्लस x²/3. 2x²/3 प्लस x²/3 3x²/3, तो सिर्फ x² हो जाएगा, प्लस 4πr². तो k इक्वल टू 2x² प्लस x² 3x² इंटू 2 6x² प्लस 4πr². ठीक है. अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है, मतलब अगर इसको प्रॉब्लम कंसीडर करें तो हमें जो गिवन है वो स्क्वायर के टर्म में, और हमें जो डिफरेंशिएट करना है वो क्यूब के टर्म में. तो किसी एक को हटाना भी तो पड़ेगा, तो किसी को हटाएंगे कैसे? अगर आप स्क्वायर को हटाने जाओगे तो यहाँ पर तो पावर 3 है, तो x की वैल्यू निकालोगे तो पावर 3/2 वगैरह आ जाएगा. राइट. तो कुछ इजी कर सकते हो तो देख लेते हैं कि कुछ इसमें काम कर सकते हैं कि जिससे मुझे वो अजीब से पावर नहीं आए. ज्यादा फायदा नहीं है, पुट ही करना पड़ेगा. ज्यादा हम स्क्वायर कर सकते थे बट उससे भी बहुत ज्यादा मतलब नहीं करता. तो फिर यहाँ से x² की वैल्यू अगर निकाले तो क्या होगा? k माइनस 4πr² डिवाइडेड बाई 6 इक्वल टू x². तो x क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा ये, और ये x की वैल्यू हम पुट कर लेते हैं. तो आपको जिसका डिफरेंशिएट करना है वो ऐसा आ रहा है k माइनस 4πr² डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू पावर 3/2 प्लस 4/3πr. 3/2 हो जाएगा, रूट मतलब पावर 1/2. अब इसका डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में? r के रिस्पेक्ट में. तो r के रिस्पेक्ट में जब डिफरेंशिएट करोगे तो 3/2 बाहर आएगा, तो 2/3 3/2 कैंसिल. क्या रहेगा? k माइनस 4πr² डिवाइडेड बाई 6 रेज़ टू पावर 1/2 इंटू k का 0 माइनस 4πr² का माइनस 8πr. करेक्ट. प्लस इसका डिफरेंशिएट करोगे r³ का 3r² 3 कर तो 4πr. इसको किसके साथ इक्वेट? 0 के साथ इक्वेट. ये माइनस वाला टर्म दूसरी तरफ जाएगा तो प्लस होके जाएगा, तो 4πr² का स्क्वायर. मैं स्क्वायर भी कर लेता हूँ. 1/2 का मतलब क्या था? रूट. ये उस तरफ चला गया, स्क्वायर किया तो रूट कैंसिल. k माइनस 4πr²/6 इंटू इसका स्क्वायर होगा तो 64π² r². जाके कैंसिल होगा, यहाँ का π² कैंसिल होगा, r⁴ आएगा, r² कैंसिल होगा तो r² बचेगा, और 4 का स्क्वायर 16 होगा, और 16 यहाँ पर कैंसिल हो गया तो 4 बचेगा. यहाँ पर क्या है? गया r². या 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो 6r² इक्वल टू 4k माइनस 16π r². तो k की वैल्यू 4k की वैल्यू 6r²
16 by r स्क्वायर। एक की वैल्यू आ जाएगी, अगर 4 से डिवाइड कर लेते हैं तो क्या होगा यहाँ पर, आर स्क्वायर कॉमन भी ले लेते हैं, आर स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं, 2 कॉमन ले लेते हैं तो आर स्क्वायर बाई 2 बचेगा और यहाँ पर आ जाएगा 3 प्लस 8 पाई ही होगा। ये k की वैल्यू है। फिर डबल डिफरेंशिएशन कर लेंगे। आप लोग को एक प्रूव करने की इसका वॉल्यूम मिनिमम तब होगा जब x इक्वल टू 3r होगा। तो डबल डिफरेंशियल वाला पार्ट नहीं कर रहा हूँ सिर्फ, वो जैसे आप लोग करोगे तो आप लोग को मिनिमम देता आंसर ग्रेटर देन 0 आ जाता होगा। अब ये जो k की वैल्यू मिली, इस k की वैल्यू को यहाँ पर रख लिया जाए जो दिया था। k की जगह पर जब आप ये रखोगे r स्क्वायर बाई 2 इंटू 3 प्लस 8 पाई इज इक्वल टू 6x स्क्वायर प्लस 4 पाई r स्क्वायर। आपको प्रूव क्या करने की इसका सम ऑफ वॉल्यूम मिनिमम तब होगा व्हेन x इक्वल टू 3r, x इक्वल टू 3r। तो इसको साथ में लेते इस तरफ ले लेता हूँ, ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या होगा 3r स्क्वायर बाई 2 8 पाई इंटू आर स्क्वायर बाई 2 मतलब 4 पाई आर स्क्वायर, तो इसके साथ कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 6x स्क्वायर। ये 3 2 जा 6, ये 2 भी डिवाइड होगा तो x स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर बाई 4, तो x इज इक्वल टू r बाई 2, प्लस माइनस नहीं होगा लेंथ है तो पॉजिटिव है, तो x इक्वल टू r बाई 2 x इक्वल टू 3r आना चाहिए। कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक है। डिफरेंशिएटिंग गलत हुआ है, इसका डिफरेंस और आप लोग भी नहीं बोलते, जो मैं करता हूँ तो सही होगा, जल्दी थोड़ी है हर बार। आप लोग भी जब मैं कर रहा हूँ तो आपको मिस्टेक दिखनी चाहिए। यहाँ पर जब ये डिफरेंशिएट करोगे तो 3/2 बाहर गया, इनटू में इसका पावर 3/2 माइनस 1/2 हुआ। चेन रूल के हिसाब से इसका डिफरेंशिएट करोगे, इसका डिफरेंशिएट करोगे तो k का 0 होगा, माइनस 4 पाई स्क्वायर का माइनस 8 पाई होगा, पर डिवाइड बाय 6 भी तो रहेगा, तो 6 ही नहीं है, तो 6 नहीं है, तो सब कुछ गलत ही चल रहा होगा फिर आगे, है ना। तो यहाँ पर माइनस 8 पाई डिवाइडेड बाय अगर 6 है तो फिर यहाँ पर जब आप लोगों ने स्क्वायर किया होगा तो डिवाइड बाय 36 दिया होगा, तो 6 का स्क्वायर, तो फिर यहाँ पर 4 9 जाया होगा, और जो यहाँ पर फिर ये 4 बचा भी नहीं है ऊपर, फिर यहाँ पर k माइनस 4 पाई आर स्क्वायर आया होगा, और सामने 9 6 54 आया होगा,
सही है। तो k इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर प्लस, मतलब फिर देख लेना इसके बाद आगे करोगे तो हो जाएगा। फिर वही k की वैल्यू जाएगी यहाँ डाल देंगे तो ये कितना आ रहा है यहाँ से 54 आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो k की जगह पर अगर 54, k की जगह पर 54 आर स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस 4 पाई आर स्क्वायर। तो दोनों से 4 पाई आर स्क्वायर कैंसिल, x स्क्वायर क्या आएगा 9 आर स्क्वायर, तो x क्या हो जाएगा 3 आर। जो आपको और फिर x इक्वल टू 3 आर आ गया। फिर लास्ट में आप लोगों को r के टर्म्स में आपका टोटल वॉल्यूम चाहिए, x की वैल्यू इस वॉल्यूम की फॉर्मूला में डाल दीजिए, मुझे टोटल वॉल्यूम इन टर्म्स ऑफ r मिल जाएगा। अभी तो बस थोड़ा में पहले तो ये बताओ डिफरेंशिएट किसका करना है आपको। किसका 25th क्वेश्चन में किसका डिफरेंशिएट करेंगे कोस का। भाई कोस मिनिमम चाहिए ना, तो डिफरेंशिएट भी किसका करोगे कोस का। अगर कोस का जब आप डिफरेंशिएट करेंगे, तो आपको क्या दिया है एन ओपन टैंक विद ए स्क्वायर बेस एंड वर्टिकल साइड टू बी constructed from a metal sheet so as to hold a given quantity of water। तो given क्या है वॉल्यूम, given quantity of water मतलब उसका वॉल्यूम दे रखा है, राइट। और ओपन टैंक विद स्क्वायर बेस, तो वॉल्यूम क्या होगा स्क्वायर बेस एल स्क्वायर है, ये गिवन है, राइट। और आप लोगों को कॉस्ट ऑफ मटेरियल मिनिमम चाहिए, तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल का मतलब किसका डिफरेंशिएट करना है कॉस्ट का। कॉस्ट किसका मटेरियल का। तो मटेरियल मतलब क्या हो गया सरफेस एरिया, मटेरियल मतलब क्या हो गया सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कितना होगा क्यूबॉइड का ट्वाइस ऑफ LB प्लस BS प्लस ओपन टैंक है L स्क्वायर एक ही बात होगा फिर तो L स्क्वायर प्लस ओपन टैंक है तो फिर L स्क्वायर एक ही बार होगा L स्क्वायर प्लस 4L। एक स्क्वायर जब मैं मटेरियल खरीदने जाऊंगा तो बोलेगा भाई 1 स्क्वायर मीटर का प्राइस 100 रुपये है या जो भी एक फिक्स वैल्यू का K रुपीज है। तो आपको इतना मटेरियल चाहिए तो आपका टोटल कॉस्ट कितना हो जाएगा K इंटू L स्क्वायर प्लस, तो लेट कर लेंगे यहाँ पर कि 1 स्क्वायर मीटर का कॉस्ट K रुपीज है, तो टोटल कॉस्ट कितना लगेगा K इंटू L स्क्वायर प्लस 4L। तो मुझे C का डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू, अच्छा कितने वेरिएबल है डिफरेंशिएट करने पहले वेरिएबल भी तो हटाना पड़ेगा। तो V इक्वल टू L स्क्वायर है, L को हटाने जाओगे तो 2 जगह हटाना पड़ेगा, S को हटाओगे तो एक बार हटाना पड़ेगा, तो किसको हटाया जाए S को। क्या होगा S की वैल्यू V अपॉन L स्क्वायर, L एक बार कैंसल, डिफरेंशिएट करोगे dt बाई dl के कांस्टेंट L स्क्वायर का 12 माइनस 4V बाई L स्क्वायर 1 बाई L का माइनस 1 बाई L स्क्वायर इक्वल टू 0। तो 2L क्यूब इक्वल टू 4V, V इक्वल टू L क्यूब बाई 2, इसको तरफ ले गया और क्रॉस मल्टीप्लाई कर डबल डिफरेंशिएट, ये कांस्टेंट 2L का 2 L रेज़ टू माइनस 2 का प्लस 8V बाई L क्यूब माइनस 2 बाई L क्यूब होगा ना, ये वैल्यू तो दिख ही रही ग्रेटर देन 0, वॉल्यूम नेगेटिव होगा नहीं, L का भी नेगेटिव होगा नहीं, बीच में प्लस, कॉस्ट किसी का नेगेटिव हो नहीं सकता। तो पूरा अगर डबल डिफरेंशिएट पॉजिटिव है इसका मतलब क्या होगा मिनिमम कॉस्ट है। मिनिमम कॉस्ट कब है
मिनिमम फोर्स कब है, जब B इक्वल टू, अब ये जो B इक्वल टू L3/2 है वो यहाँ रख देते हैं, जो आपको गिवन होता है उसी में रखना होता है हमेशा। तो L3/2 रखोगे तो L2 कट हो जाएगा, तो L इक्वल टू 2। अब को पूछा गया कि इसका फोर्स मिनिमम तब होगा व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक, व्हेन द डेप्थ ऑफ द टैंक इज हाफ ऑफ द विड्थ, तो ये आ गया H इक्वल टू L/2। पर्टिकुलरली ये वॉल्यूम के लिए आपका जो एरिया होगा, ये वॉल्यूम फिक्स है, सेम वॉल्यूम सपोज मुझे 100 मीटर क्यूब पानी भरने वाला कोई टैंक बनाना होगा, तो उसके लिए मुझे एरिया कितना, मटेरियल कितना यूज करना है, वो मेरे पे डिपेंड करता है कि मैं लेंथ ब्रेथ हाइट कुछ भी रखूं, उस पर मेरा वॉल्यूम वो सेटिस्फाई हो जाना चाहिए। आप जो बोल रहे हो सही है कि भाई जितना एरिया मिनिमम उतना ही कॉस्ट मिनिमम, तो आप ये बोल सकते हो, बट आप डायरेक्टली ये नहीं बोल सकते कि मैं एरिया का डिफरेंशिएट करके 0 के साथ इक्वेट करके काम कर लूं। के आपको बस मल्टीप्लाई करके रखना, वरना वो के से वैसे कुछ होना नहीं है, के तो हट ही जाता है, बट आप डिफरेंशिएट तो किसका करके दिखाओगे, फोर्स का ही दिखाओगे। तो एक बस लाइन बीच में ऐड कर लेना है आपको कि F² मीटर एरिया का मटेरियल का के रुपीज का टोटल कॉस्ट इतना होगा, फिर वो के से फर्क कुछ नहीं पड़ना है आपको। और कोई ये जो भी आप सोच रहे हैं नहीं करता है, आपके पास यहाँ पर आया A/D इक्वल टू 46 नहीं, सेक की तरफ 46 तो सेक की जो प्लस 10² और 10 थीटा कितना होगा B/A/1/2, तो ये हो जाएगा B/A/2/2। एलसीएम दूंगा A/2/3 प्लस B/2/3 होल अपॉन A/2/3, ये किसकी वैल्यू है, थीटा की वैल्यू क्या होगी, A/2/3 प्लस B/2/3 होल अपॉन A/1/3, ये सेक थीटा की वैल्यू और 1 प्लस cos² थीटा cos² थीटा, so 1 plus A/B/2/3 is equal to cos² theta. एलसीएम में मतलब B/2/3 plus A/2/3 का रूट अपॉन B/1/3 is equal to cos²। तो ये आपको सेक थीटा cos थीटा की वैल्यू वो यहाँ, अब ये सेक थीटा की वैल्यू को A का पावर 1 है, A का पावर 1/3, A का पावर 2/3 बचेगा, इसकी वैल्यू को तो B का पावर 1 है, B/1/3 तो B/2/3, तो दोनों में ये पार्ट तो कॉमन है, ये कॉमन निकल गया, अगर अंदर बचा होगा A/2/3 प्लस B/2/3, ये भी वही है, यहाँ पर पावर 1/2 है और A/2/3 प्लस B/2/3 का पावर 1 है, बेस से में पावर से लिख सकूंगा तो 1 + 1/2 3/2, ठीक है ना।
पीडीएफ है पूछना है। कौन सा क्वेश्चन? इंटीजर का 24। जो ए और डी में है वो भी सही आई थी, ठीक है। इसमें जो ए एन इंटू एन प्लस 2 है ना, उसमें सर सॉल्यूशन के इन्होंने -2 दे दिया। ए ऑफ एन इंटू एन प्लस 2 के साथ आपकी कोई इंटीजर वैल्यू आ रही है, वो इसके साथ मैच नहीं हो रहा है, बस ये है ना। चेक कर लीजिए ए और डी को सही मान, ए और डी कितना आ रहा है? ए आएगा -3/2 और डी 3/4। आपको दिया लेट A1 बी एन एपी A7 फ्री है, A7 मतलब A प्लस 63 दिया हुआ है, A1 प्लस 63 दिया हुआ है, और प्रोडक्ट ऑफ A1 एंड A4 इज मिनिमम। A1 मतलब A1, A4 मतलब A1 प्लस 3D, इसको मिनिमम चाहिए, इसके प्रोडक्ट को मिनिमम चाहिए। इसका प्रोडक्ट अगर मिनिमम चाहिए और A1 प्लस 60 अगर मुझे 3 दिया तो ये कंट्रोल हटा लेता हूँ, D को हटा लेते हैं। A1 इंटू A1 प्लस 3D, 3D कितना हो जाएगा? 3 माइनस A1 डिवाइडेड बाई 2, 3D है ना, ब्रैकेट ओपन करोगे तो A1 स्क्वायर प्लस 2A1 स्क्वायर प्लस 3A1 माइनस A1 स्क्वायर होल डिवाइडेड बाई 2, तो 2A1 स्क्वायर माइनस A1 स्क्वायर, A1 स्क्वायर प्लस 3A1 डिवाइडेड बाई 2, ये मिनिमम चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन dp बाई dA1 इक्वल टू हाफ कांस्टेंट 2A1 प्लस 3 इक्वल टू 0, A1 आया -3/2, A1 अगर -3/2 है तो 60 क्या होगा? -3/2, -3/2 सब जगह तो 3 प्लस 3/2 9/2, तो D इक्वल टू 9/12, तो 3/4। क्लियर है? ओके, ए और डी है। पूछा क्या था हम लोगों ने? इन द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स इज 0, मतलब क्योंकि आपका Sn 0 लिया हुआ है, Sn की फॉर्मूला n/2 2A1 तो 2 इंटू -3/2 n/2 2A प्लस n -1 इंटू d, पर इसको किसके इक्वल होना है? 0। ये 2 और 2 कैंसिल, ये तो सामने 0 ही हो जाएगा, तो n-1 इंटू 3/4 इक्वल टू 3, 3 भी कट, n-1 इक्वल टू 4, तो n इक्वल टू 5, n 5 आया। फिर आगे ढूंढना है n फैक्टोरियल, तो 5 फैक्टोरियल इज 120 माइनस 4 टाइम्स n इंटू n प्लस 2, n कितना है आपका 5 और ये 5 प्लस 2 7 7 5 35, मतलब आपको 35th टर्म चाहिए, और 35th टर्म A1 प्लस 34D
तो 120 माइनस 4 A1 कितना है -3/2 प्लस 34 DD 3/4 तो ये 17/2 51 माइनस 3 48 48/2 24 120 माइनस 4 इंटू 24 तो 120 माइनस 96 तो 24 आ जाएगा। पीछे क्या दोनों ने n-2 लिया तो भी उनका 34 लिया। इसमें 30 लिखा फिर नीचे से 35 में दोनों लिखा तो नीचे 4 किस दिन को और कोई डाउट इसमें 13 वाला क्वेश्चन है उसमें गलत है क्वेश्चन। हाँ उसका दिया लग रही है थोड़ा सा गलत क्या है सेकंड वाले क्वेश्चन में 3 सेम ऑप्शन है। सेकंड वाले 13 सेकंड क्वेश्चन में 3 सेम ऑप्शन है। सेकंड वाले 4 ऑप्शन में से 3 ऑप्शन सेम है का इसमें तो f of x तो मेरे पास तो पीडीएफ है उसमें तो सही है f of x -1/2 से 1/2 पर इसके नीचे में दो सब क्वेश्चन उसका तो 7 वाला उसमें log 0 log 6 करवाया था। log 0 तो होगा ही नहीं तो ये था हमने चेक करवा दिया x³ + ax² + b log e और सॉल्यूशन में log e के हिसाब से दिया कंपैरिजन में सब e करवाया। ठीक है क्या बहुत ज्यादा इसी के हिसाब से हां और इससे डिफरेंशिएट करने को पहले तो ऊपर log e और log e of 6 log 6/2 की वैल्यू की जरूरत पड़ रही है। हां log e of 6 वो log e of 6 नहीं एक नीचे log 6/2 की एक वैल्यू दिया हुआ हां उसकी जरूरत पड़ रही है। log e of 6 की बड़ी अगर पर 0 को 6 करवाएं x से क्रिटिकल पॉइंट है तो अगर हम वैल्यू पुट करके देखें इसका डिफरेंशिएट करने के लिए इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसी लॉग बेस उन्होंने log 2 की वैल्यू की दी है आंसर की में वापस 0 की जगह e है और 6 की जगह e है और सोनी सर ने करेक्शन में 0 की जगह 6 तो मैं मुझे पूछा था तो मैंने बोल दिया 6 ही होगा क्योंकि ऐसा 6 से तो ऊपर 6 हां log e of 2 की वैल्यू 0.73 होगी। and then log e of 2 की वैल्यू अप्रोक्स 0.6913 होता है तो ना अप्रोक्सीमेट 0.7 ठीक है। फिर ऊपर नीचे दोनों जगह पर बेस ई है ठीक वो भी मतलब बोनस ले लेना और जब दो उधर बोनस भी है जो दोनों सही क्वेश्चन है ऑप्शन भी और आंसर भी मतलब सर ने बोनस कर दिया किसमें फिजिक्स में एक सेकंड इसके बाद 60 नंबर तो फिजिक्स में इसमें मैथ में क्वेश्चन आंसर दोनों सही है उधर से ट्रायंगुलर पार्क 17 का 17 का आंसर सी है हां 17 आया उधर वेबसाइट पे पूरा ग्रेड
तो 17 का आंसर आना क्या चाहिए? जी। और आप लोगों ने क्या लिखा? सी। तो क्या प्रॉब्लम? तो सर ने दे दिया है, बोनस दे दिया अपना। क्या बात है? ग्रेट मार्क्स 3 क्वेश्चन ग्रेट दिए, जिसमें से 2 सही थे। लेकिन 17 तो क्वेश्चन भी सही और इजी भी है। एक का क्वेश्चन इजी क्वेश्चन ऐसे बस चेक करवा सकते कोई क्वेश्चन नहीं बनाओ और सर 14 वाला भी अच्छा है 14 का बोनस। हाँ 14 भी बोनस देंगे। आंसर ये हाँ ये तो सॉल्व हो गया। बोनस दे दिया कौन सा 7 और 14 इसे 14 बोनस दे दिया और 7 तो चलो देने ही था 14 इसका बोनस नहीं बोला था मैंने 11 के पेपर में बोनस बोला था आए तो दे दिया। 11 के पेपर में 14 मिस्टेक था मैंने बोला था चलो चेंज करो हाँ इसमें तो 2 ही है मतलब जो 7 जो क्वेश्चन कर 20 वाला थोड़ा फंक्शन ब्रेक करके बना सकते हो। इसमें तो आप लोगों को वो बनाना ही पड़ेगा फंक्शन ब्रेक करना पड़ेगा उसके बाद आप या तो ग्राफ बना लो या तो फिर डिफरेंशियल भी पता चल जाएगा बट मोड हटाएगा तो नहीं होगा बट मोस्ट ऑफ टाइम ये मैं आपको बता सकता हूँ जरूरी नहीं है सॉल्व होगा बट मोस्ट ऑफ टाइम ये मैक्सिमम मिनिमम वही देता है जहां पर इसके कॉर्नर पॉइंट बनते हैं इट्स नॉट नेसेसरी ऑलवेज इसीलिए आपको फंक्शन बना के करना चाहिए और फिर इसका कुछ डायरेक्टली तो ऐसा कोई मेथड नहीं है जिसमें मोड हटाए भी ना कर लो पर ठीक है ना मोड ब्रेक करने में कितना टाइम कितनी जगह ब्रेक हो रहा है एक बार -2 एक 0 दिख रहा है फिर मोड के अंदर मोड है तो उसमें x+2 -2x तो वहां पर हो जाएगा -1 और एक -2/3 जो मोड के अंदर मोड है ना तो पहले अंदर मोड हटाओ तो फिर वापस मोड हटाना पड़ेगा तो -2 0 और -2/3 तीन जगह ब्रेक होगा और एक बार 2 पे भी होगा एक बार 2 पे भी होगा 4 जगह ब्रेक ब्रेक तो समझ आ रहा है ना सबको पहला ब्रेक कहाँ करोगे 0 पे फिर -2 सबसे छोटी हुई -2 फिर 0 और -2 और 0 के बीच में करोगे तो मोड के अंदर जो मोड है तो उसमें एक बार जब x की वैल्यू 0 से बड़ी लूंगा तो दोनों पॉजिटिव होंगे तो दोनों में मोड की जरूरत नहीं है तो x+2 -2x तो क्या हो जाएगा 2 -x मोड के अंदर तो वापस वो 2 पे भी ब्रेक होगा और एक बार माइनस जब लूंगा तो वो 3x+2 = 0 आएगा तो x = -2/3 पे भी ब्रेक होगा देखो आप लोगों का कैसा क्वेश्चन में आप देखोगे तो आप लोगों को मोड के अंदर बहुत सारे तो क्या बोले 2 मोड दिया हुआ है क्या क्या फंक्शन है आपका f(x) = 2 टाइम mod x प्लस mod of x+2 माइनस mod of x+2 -2 टाइम mod x
क्वेश्चन ये आपको बताना है कि कहाँ मैक्सिमम होगा कहाँ मिनिमम होगा। तो आपको एक क्वेश्चन करने के लिए क्या ऑप्शन है कि मैं ब्रेक करूं, मतलब मोड हटाऊं। मोड कहाँ हटेगा, जहां पर वो जीरो बनेगा। जीरो कहाँ हो रहा है, -2 पे, फिर 0 पे। आप जब -2 से छोटी वैल्यू लेते हो, -2 से छोटी वैल्यू को, तो ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव, तो क्या हो जाएगा पूरा फंक्शन, ये क्या बनेगा -2x, ये बनेगा -x -2। अब मॉड के अंदर की जब बात करोगे तो एकदम -2 से छोटी वैल्यू लोगे तो नेगेटिव हुआ होगा, ये नेगेटिव होगा ना, ये नेगेटिव होगा तो मॉड के अंदर क्या बचा होगा, -x -2 से छोटी वैल्यू लोगे तो ये भी तो नेगेटिव होगा, तो मॉड हटेगा तो आगे माइनस 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 प्लस 2x माइनस x माइनस 2 बचा। और अब x के लिए कैसे ले रहा हूँ, -2 से छोटी वैल्यू, तो -2 से छोटी वैल्यू ले रहा हूँ तो ये भी तो नेगेटिव होगा, तो आगे वापस माइनस ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, -x प्लस 2, तो ये 2 और 2 कैंसल, तो आपके पास क्या बचेगा यहाँ पर, -2x माइनस x, तो -4x। ये कब की बात है, अच्छा ये माइनस था पर ऑलरेडी बाहर भी एक माइनस दिया है, बाहर भी एक माइनस दिया था, तो प्लस एक्स माइनस, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स के अंदर तो क्या बचेगा, -2x माइनस 4, ये सब की बात हुई व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू माइनस। फिर दूसरा ब्रेक -2 से 0, एक जब -2 से लेके 0 के बीच में होगा तो क्या होगा, ये वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव, नेगेटिव में मोड हटेगा तो आगे माइनस, तो -2x और माइनस और 0 के बीच में ये पॉजिटिव है नेगेटिव, पॉजिटिव तो मोड की जरूरत नहीं, -2 और 0 के बीच में ये वैल्यू पॉजिटिव, ये वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो मोड के अंदर क्या बचेगा, x प्लस 2, और ये वैल्यू नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 2x, तो कितना आ रहा है 3x प्लस 2, और 3x प्लस 2 -2 और 0 के बीच में नेगेटिव होगा, है ना। तो अगर नेगेटिव होगा तो उस केस में आगे क्या लग जाएगा, मतलब ये बच रहा है -2x प्लस x, तो -x प्लस 2 नेगेटिव होगा तो आगे माइनस लेगा तो माइनस माइनस प्लस 3x प्लस 2, 3x माइनस x, 2x प्लस 4, ये आपका दूसरा पार्ट होगा, 2x प्लस 4। अच्छा नहीं, पर यहाँ पर एक चीज, वो ये क्या आया था, 3x प्लस 2 आया ना, तो 3x प्लस 2 0 कब होगा, when x इक्वल टू -2/3, तो यहाँ पर भी दो पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, -2 से लेके -2/3, और फिर नेक्स्ट ब्रेक होगा -2/3 से 0। समझ आया कैसे ब्रेक हुआ, क्योंकि मोड के अंदर क्या बचा था, 3x प्लस 2, तो 3x प्लस 2 0 कब होगा, जब x इक्वल टू -2/3 होगा, तो -2/3 से छोटी वैल्यू में नेगेटिव होगा, -2/3 से बड़ी वैल्यू में पॉजिटिव हो जाएगा, पॉजिटिव होगा तो फिर बाहर का माइनस ही रहेगा, तो ये और ये कैंसल, तो आंसर ही -4। अब आएगा 0 से बड़ी वैल्यू, अब होगा 0 से बड़ी वैल्यू, 0 से बड़ी वैल्यू लूंगा तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो क्या होगा 2x प्लस x प्लस 2, ये भी पॉजिटिव, तो मोड की जरूरत नहीं है, x प्लस 2 माइनस 2x, दोनों में मोड की जरूरत, 2 माइनस x, है ना। ये कहाँ 0 बच रहा है, 2 पे देखकर कि इसका नेक्स्ट ब्रेक 0 से 2 होगा, और फिर लास्ट में ग्रेटर देन 2 होगा, तो अगर 0 और 2 के बीच में पॉजिटिव होगा, 0 और 2 के बीच में पॉजिटिव होगा तो मोड की जरूरत
नहीं है, तो -2 प्लस x तो 4x ये कट। फिर एक जब ग्रेटर देन 2 होगा ये वैल्यू नेगेटिव होगा, नेगेटिव में मोड हटेगा तो आगे +2 -x तो ये हो जाएगा 2x + 4। ये सारे फंक्शन बचे। और फिर इसमें पूछा गया है कि ये वैल्यू कहाँ पर मिनिमम देगा और कहाँ पर मैक्सिमम देगा, है ना। ये समझ में आ गया। उसके बाद कहाँ पर मिनिमम देगा और कहाँ पर मैक्सिमम देगा। तो आपके पास हर ब्रेक पे है -2। अच्छा, ये जो वैल्यू है -2x - 4 ये कैसा फंक्शन है, मतलब इतने पार्ट में ये कैसा होगा, क्योंकि आप कैसे पता करोगे, आपने एकदम ब्रेक तो कर लिया, चलो ब्रेक करने में टाइम जो लगाना था लगा लिया। आप लोगों को कहाँ पर मैक्सिमम होगा कहाँ पर मिनिमम होगा, वो हर जहाँ पर ब्रेक हुआ है वहां पर कॉर्नर पॉइंट मिल रहा है आप लोगों को। वैसे मैक्सिमम मिनिमम ढूंढने के लिए हम डिफरेंशिएट करते हैं, इसका डिफरेंशिएशन का आंसर -2। अगर किसी का डिफरेंशियल माइनस आ रहा है तो इसका मतलब क्या निकालो, डिक्रीजिंग है। अगर स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग है तो फिर जैसे जैसे आप x को इंक्रीज करते जाओगे वैसे से आपका आंसर डिक्रीज होता जाएगा। तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा, x की मैक्सिमम वैल्यू x लेस देन इक्वल -2, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा, -2 पे देगा। तो -2 रखोगे तो यहाँ पर क्या आएगा, 0 आएगा, राइट। इसका डिफरेंशिएशन 2, तो सबसे छोटी वैल्यू कहाँ देगा, -2 पे ये भी 0 आएगा। और सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा, -2/3 इसी रेंज में है, इनफाइनाइट पे कैसे चला जाएगा, -2/3 तो -2/3। वैसे आपको हर एक का चेक करते जाना है, जहां पर सबसे बड़ी वैल्यू मिलेगी जिस एक्स के लिए वो आपको पता करना था, और जिसके लिए सबसे छोटी वैल्यू मिलेगी वो आपको पता करना था। या फिर अगर आप लोग को डिफरेंशिएशन करके नहीं करना है तो एक किलो और एक ग्राफ बना लो, तो मेरे हिसाब से ग्राफ बनाने से अच्छा जल्दी डिफरेंशिएट हो जाएगा। और आपकी इच्छा जिससे करना, बट मोड ब्रेक करना पड़ेगा तो उसके बाद ही होगा। लोकल मैक्सिमम जहाँ पर सबसे बड़ी वैल्यू छोटी वैल्यू मिलेगी, जो सबसे बड़ा होगा। जैसे -2 पे अगर मुझे 0 मिल रहा है, f(-2) 0 मिला, अगर 0 से छोटी कोई भी वैल्यू नहीं मिली तो -2 पे आपको मिनिमम मिल रहा है। सब सारे फंक्शन में आपको चेक करना। देखो ना 12th वाला क्वेश्चन
12th वाले क्वेश्चन में आप क्वेश्चन पहले समझने की ट्राई करो। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? आपको क्वेश्चन में बोला गया है एक स्फेरिकल बलून का सरफेस एरिया जो है उसका इंक्रीजिंग रेट एक कांस्टेंट है, मतलब कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा है ना। फर्स्ट लाइन का सरफेस एरिया ऑफ अ बलून ऑफ स्फेरिकल शेप बीइंग इन्फ्लेटेड इंक्रीजेस एट ए कांस्टेंट रेट, मींस dA/dt कितना दिया हुआ है ये। फिर बोला गया कि इनिशियली इट्स रेडियस इज 3 यूनिट। जब टाइम 0 था तब रेडियस कितना था? 3 यूनिट। आफ्टर 5 सेकंड इट बिकम्स 7 यूनिट। इंक्रीज हो रहा है सरफेस एरिया, तो डेफिनेटली रेडियस ही इंक्रीज हो रहा होगा और दोनों से इंक्रीज क्या होगा? डायमेंशन एक ही है। तो 5 सेकंड के बाद रेडियस 7 हो जाता है। तो पूछा गया कि 9 सेकंड के बाद रेडियस कितना होगा? वो तो तभी पता चलेगा, कोई रिलेशन मिल जाए मुझे किसके बीच में? R एंड P के बीच में। सरफेस एरिया क्या होता है स्फीयर का? 4πr²। dA/dt कांस्टेंट दिया हुआ है, तो dA/dt क्या होगा? 8πr dr/dt, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू टाइम डिफरेंशिएट करोगे। यहाँ पर विथ रिस्पेक्ट टू टाइम की बात चल रही है। और ये केस आपको किसके बीच में रिलेशन चाहिए? तो 8πr into dr इज इक्वल टू kdt। अगर मेरे पास डिफरेंशिएशन और मुझे अगर ओरिजिनल फंक्शन तक जाना तो क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे से इंटीग्रेशन आते ही है। 8π कांस्टेंट, r का इंटीग्रेशन, इसका इंटीग्रेशन वापस क्या मिलना है? 4πr²। इसी का डिफरेंशिएट किया तो इसका इंटीग्रेशन वापस वही तो मिलेगा। तो 4πr² इक्वल टू kt प्लस t, करेक्ट? तो 4πr² kt प्लस t कितना है? 2। इसलिए दो रिलेशन भी दिए हुए हैं, इसलिए दो रिलेशन भी है। कौन कौन से दो रिलेशन है? t अगर 0 है तो r कितना है? 3। तो t कितना हो जाएगा? ये t 0 है तो r 3 है तो 36π हो जाएगा, राइट? t मिल गया 36π। फिर आप लोग r की जगह पर 7 रखो, तो r को 7 रखोगे तो कितना होगा? 4π into 49। उस टाइम पर t कितना है? पाई। t कितना है? 36π, करेक्ट? ये कितना हो रहा है? 196π माइनस 36π डिवाइडेड बाय पाई इक्वल टू k। तो 160 होगा ना? 160/5 32π इक्वल टू k। तो आपको फाइनल रिलेशन क्या मिला? 4πr² इक्वल टू 32πt प्लस 36π। हर जगह से पाई पहले हटा दो और आपको फाइंड क्या करना है? r की वैल्यू कब? जब t इक्वल टू 9 सेकंड होगा। t इक्वल टू 9 सेकंड प्लस 36, 32 into 9 288 प्लस 36 288 हो रहा है। 4 कॉमन ले लेते, ठीक है। तो ये 8, ये 9, तो ये 81, तो r इक्वल टू 9, r 9 यूनिट्स होगा। 18 क्वेश्चन। कौन सा बोलना चाहता हूँ? इंटीग्रेट क्यों किया? इंटीग्रेट नहीं करोगे तो फंक्शन नहीं मिलेगा, फंक्शन नहीं मिलेगा तो r पुट करके t पुट करके r कैसे मिलेगा? एक r और t का रिलेशन पता होगा तभी तो मुझे r रखो t रखूंगा तो r मिलेगा।
ये कौन था? 80. The sum of absolute maximum and absolute minimum value in the interval 0 to pi. इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग पता कर लेते हैं. tan इनवर्स sin x minus cos x ये बिहेवियर कैसी होगी? tan इनवर्स sin x minus cos x का डिफरेंशिएट करोगे तो 1/1 plus sin x minus cos x का होल स्क्वायर sin x का डिफरेंशिएट cos x minus cos x का प्लस sin x. ये तो हमेशा पॉजिटिव और cos x plus sin x रेंज है क्या है 0 से पाई. sin x plus cos x 0 कब होगा? 0 से लेकर पाई के बीच में. sin x plus cos x को 0 होने के लिए दोनों को साइन ऑपोजिट होना पड़ेगा. और ये सेकंड क्वाड्रेंट हो सकता है कहां पर 3/4. जैसे कि 3/4 के पहले 0 से 3/4 और 3/4 से पाई. तो 0 से लेकर 3/4 के बीच में कोई भी अगर वैल्यू ले लूं मैं तो पॉजिटिव होगा. तो अगर ये +2 माइनस जा रहा है तो यहाँ पर फंक्शन इंक्रीजिंग है, यहाँ पर फंक्शन अगर इंक्रीजिंग है तो 0 पे सबसे छोटी वैल्यू देगा, 3/4 पे सबसे बड़ी वैल्यू देगा. और डिक्रीजिंग भी है तो भी सबसे बड़ी वैल्यू 3/4 पे देगा, सबसे छोटी वैल्यू पाई पे देगा. सबसे बड़ी वैल्यू कहाँ देगा हमें पता है 3/4 पे. तो रख लेते हैं tan inverse of sin 3/4 sin 3/4 1/√2 cos 3/4 minus 1/√2 तो प्लस 1/√2 हो जाएगा. तो tan inverse √2 सही है. तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितना आ गया tan inverse √2. वो देख लेते हैं. और उसके बाद एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहाँ होगा? तो दोनों में से कहीं पर भी हो सकता है. 0 पे भी हो सकता है, 5 पे भी हो सकता है. तो पुट कर लेते हैं. तो sin 0 is 0, cos 0 is 1. तो tan इनवर्स -1 होगा. और जब पाई रखोगे तो sin पाई 0 पर cos पाई -1 और tan इनवर्स 1. tan इनवर्स -1 छोटा होगा क्योंकि इसकी वैल्यू -π/4 इसकी वैल्यू π/4. तो ये छोटी वैल्यू होगा. और आपको इन दोनों के बीच का क्या चाहिए? सम. तो -π/4 प्लस tan इनवर्स 2 ये हमारा आंसर है. पर -π/4 प्लस tan इनवर्स 2 हमें ऑप्शन में दिया नहीं है. और tan इनवर्स 2 सॉरी ये हमें ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. बट -π/4 वाले मेरे पास दो ऑप्शन है बी और सी. पर बी में tan इनवर्स 1/√2 दिया. तो tan इनवर्स √2 और tan इनवर्स 1/√2 पक्का है, सेम तो नहीं होता है. तो होगा तो सी से आंसर होगा. बट इसको आप cos इनवर्स में कन्वर्ट कर सकते हो ना, ट्रायंगल लेके. ये √2 ये 1 तो पाइथागोरस चाहिए 3 √3 तो cos इनवर्स 1/√3. इसमें टेंडेंसी जाना फर्स्ट लोकस ऑफ द पॉइंट ऑफ द इंटरसेक्शन ऑफ द लाइन. किसको हटाना होगा? टी को. पैरामीटर कौन है? टी. तो हटाना भी किसको होगा? टी को. आपको टी को हटाना है. टी क्या होगा यहाँ से? ए बी अपॉन बी एक्स माइनस ए वाई. टी क्या होगा? बी एक्स माइनस ए वाई. और वो टी की वैल्यू यहाँ रख लेते हैं. तो क्या होगा? ये बी एक्स प्लस ए वाई इज इक्वल टू ए बी इंटू ए. तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी एक्स माइनस ए वाई क्रॉस मल्टीप्लाई बी एक्स प्लस ए वाई बी एक्स माइनस ए वाई बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर से डिवाइड करोगे तो एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू किसका इक्वेशन?
ऐसे क्वेश्चन बोले तो क्या करना है, पैरामीटर हटाने। सर 15 वाला में कैसे देखें? The distance traveled by particle moving in a straight line of time is given. Acceleration of the particle. एक्सलेशन के लिए क्या करोगे आप? डबल डिफरेंशिएशन। तो डबल डिफरेंशिएशन का जो आंसर आता होगा फर्स्ट डिफरेंशिएशन क्या देगा डिस्टेंस का? क्या देता है? वेलोसिटी। तो 1/2 रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस bt इंटू 280 प्लस b प्लस ठीक है। और आप लोगों को चाहिए एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन के लिए क्या करेंगे? इसका डबल डिफरेंशिएट कर लेंगे। डबल डिफरेंशिएट करोगे तो डिवीजन को लगाना पड़ेगा, तो ऑप्शन नहीं है। 1/2 जब आप डबल डिफरेंशिएट करोगे तो ये वाला टर्म ऐसे ही रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस CSE इंटू 2a माइनस 280 प्लस BSE। इसका जब डिफरेंशिएट करोगे तो रूट का डिफरेंशिएट 1/2 रूट ऑफ 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस c इंटू 280 प्लस b डिवाइडेड बाय 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस c। तो जब आप लोग सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या आएगा आप लोगों के पास? d स्क्वायर s बाई dt स्क्वायर इज इक्वल टू, ये जब यहाँ पर मल्टीप्लाई में जाएगा तो रूट कैंसिल हो जाएगा। तो रूट कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा आपके पास? 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस c इंटू ठीक है 2 भी दे देते हैं तो 4 माइनस 280 प्लस b का होल स्क्वायर। एलसीएम के बाद ये टर्म जब नीचे आएगा तो 2 इंटू 80 स्क्वायर प्लस bt प्लस c रेज़ टू 3/2। ये ठीक है। ये 2 तो बाहर ले गए थे, कांस्टेंट इज 1/4 और ऊपर जब ब्रैकेट ओपन करोगे तो पहला आइटम क्या होगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर जो यहाँ पर कट होने वाला है, इसका स्क्वायर करोगे तो फर्स्ट टर्म इसका भी क्या होगा? 4a स्क्वायर t स्क्वायर कट होगा। इसका सेकंड टर्म 4abt, इसका सेकंड टर्म क्या बचेगा? 4ac माइनस b स्क्वायर जो कांस्टेंट है। इस तरह के एक्सेलरेशन जो है वो इस पे तो डिपेंडेंट ही नहीं है क्योंकि ये तो कांस्टेंट आ गया। इस पे भी डिपेंडेंट नहीं है, ये भी कांस्टेंट है, तो डिपेंडेंट सिर्फ इस पे है। और ये अगर आप देखोगे तो ये किसकी वैल्यू है? s की वैल्यू है, इसका पावर 1/2 होता है तो s क्यूब के बराबर है। ये s क्यूब है, पावर ऊपर जाएगा s to -3 तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू s to -3 या तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू s क्यूब, कैसे भी तो c आंसर है। इसमें मैंने डायरेक्ट स्क्वायर कर लिया, कांस्टेंट ले लिया तो उससे तो आएगा कि मैक्सिमम मिनिमम ढूंढने में वो आप कर सकते हैं बिकॉज़ उसमें कैसा है कि वेरिएबल पे डिपेंड नहीं है, तो रूट पे भी डिपेंडेंट है। इस बार स्क्वायर करके नहीं कर सकते, वो मैक्सिमम मिनिमम एक बार इजी करने के हम कर सकते हैं। और कोई लास्ट क्लास में हो गया ना?
आप लोग देखोगे तो 16 वाला क्वेश्चन आप चेक करो। 16 वाले क्वेश्चन में हम लोगों को क्या दिया हुआ है? अच्छा, आप लोगों को ढूंढना किसकी वैल्यू मैक्सिमम है? एरिया, ट्राइंगल का एरिया है ना। और ट्राइंगल कैसा है वो दिया हुआ है कि ट्राइंगुलर पार्क इज इनक्लोज्ड ऑन 2 sides बाय ए फेंस। ट्राइंगल का दोनों तरफ फेंसेस है, एंड ऑन द थर्ड साइड बाय ए स्ट्रेट रिवर बैंक। The two sides having fences are of the same length x. The maximum area enclosed by the park. सबको एरिया ऑफ ट्राइंगल, वो ट्राइंगल भी कैसा है? आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसके दो साइड का लेंथ x, थर्ड साइड पता नहीं। ये अगर ABC, ये रिवर बैंक है, तो आपका ये x है फेंसिंग वाला पार्ट, और ये अपने को पता नहीं है। इसका डिफरेंस, इसके एरिया का डिफरेंस करनी है, तो एरिया मैक्सिमम चाहिए आप लोगों को। तो सर हाफ ऑफ आपके पास हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट वाला ऑप्शन है, या तो फिर हमारे पास अगर ये दो साइड है और ये एंगल को अगर थीटा ले लिया जाए तो क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू हाफ एक्स स्क्वायर इंटू साइन थीटा, राइट। इसका आंसर इन्होंने किसके बेस पे दिया? आंसर क्या है? हाफ एक्स डी। तो सही है ना, फिर तो कुछ करूंगा नहीं। ये मैक्सिमम कब होगा? जब ये मैक्सिमम होगा, क्योंकि तो लेंथ तो फिक्स है, तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फिक्स है। बस इसका मैक्सिमम एरिया हाफ ऑफ एक्स, तो डिफरेंशिएट भी मत करो, है ना? क्यों कर? और डिफरेंशिएट करोगे तो भी आएगा वही साइन थीटा का डिफरेंशिएट। cos थीटा कब 0 होता है? पाई बाई 2 तो sin पाई बाई 2 1 ही पाई। सबको वैसे क्लियर है? k इक्वल टू 1/2 है वहां पे। y इक्वल टू x इक्वल y x इक्वल टू y स्क्वायर प्राप्त होगा। ये k इक्वल टू 1/2 आया, जो और k छोड़ के आप इसको सेटिस्फाई कर रहे हैं, ठीक है। k 1/2 है तो ये जब तो 1/4 होगा। का आंसर सबका आ रहा है? कौन में आ नहीं आ रहा होगा, रूट टू डिवाइड में आ रहा होगा। सही पर 3.7 मतलब 3.460 पर 3.16 आ रहा है। 3.34 ठीक है। एक्चुअली उन लोगों ने जो आंसर फाइंड करते हैं उनका ज्यादा एक्यूरेट इसलिए होता है वो लोग की हेल्प से फाइंड करते हैं, और लोग की हेल्प से जब हम फाइंड करते हैं तो सबसे अप्रोप्रिएट आंसर
ठीक है वो चलेगा। रिपीटेड क्वेश्चन में रिपीटेड आ जाए, क्या बोल रिपीटेड क्वेश्चन में रिपीटेड आ जाए, रिपीटेड क्वेश्चन रिपीटेड डाल दिया। रिपीटेड पर रिपीटेड खाली रिपीटेड ऐसे लिख दिया। अच्छा नहीं किया आपने मतलब पूरा का पूरा से कुछ भी फर्क नहीं ना डेटा फर्क नहीं लैंग्वेज कौन सा क्वेश्चन है 48 वाला किसके साथ रिपीट हो रहा है बहुत फोर्टीन वाला पहले भी आ चुका है, सिर्फ नंबर चेंज करके दिया। ठीक है अगर सेम आ गया तो मुझे भी बता दो तो मैं उसको हटाई। 24 और 15 ऐसा नहीं कि जो चेंज ऐसे कोई कर गया 24 and 15 स्टार्टिंग का पूरा पहले वाला एड से एडिशन डी पूछी 49 50 पियर वाला चलेगा वो बाकी उसको वो कहते हैं ना सारे लिखी लास्ट क्लास में आप लोगों को मीनिंग वगैरह हम लोगों ने स्टार्ट किया था तो लैग्रेंज मैंने वैसे तो समझा दिया था क्या होता है वापस रोलिस वगैरह थियरम को अगर याद करें तो क्या बोलते हैं रोलिस और लैग्रेंज दोनों पहली कंडीशन और सेकंड कंडीशन सेम है could be continuous in closed bracket of and differentiable in open bracket फिर रोलिंग चालू होता है कि अगर एफ ऑफ और एफ ऑफ बी सेम आ गया मतलब जहाँ से आप स्टार्ट करो और जहाँ पर खत्म करो अगर उसके अगर आपका आंसर सेम आ रहा है तो रोलिंग ने क्या बोला कि ए और बी के बीच में मिनिमम एक बार तो ऐसा वैल्यू मिलेगा ही मिलेगा जिसके लिए आपका डिफरेंशिएशन 0 आ रहा होगा। डिफरेंशिएशन 0 आने का मतलब क्या हो कि वहां पर कर्व ने अपनी टेंडेंसी चेंज किया होगा। ठीक है एटलीस्ट एक रूट होगा एक से ज्यादा रूट तो अगर किसी फंक्शन के डिफरेंशिएशन के अगर 3 रूट आ रहे तो ओरिजिनल फंक्शन के कितने रूट होंगे नहीं बोल सकते
हाँ उल्टा हो रहा है। अगर डिफरेंशियल के रूट्स पता है तो मेन फंक्शन के रूट्स नहीं पता चलेंगे, बट हाँ डिफरेंशियल के अगर 3 रूट्स है तो उसके डबल डिफरेंशिएशन के मिनिमम 2 रूट्स एंड आपको ओरिजिनल फंक्शंस के रूट्स पता हो तो आपको उसके डिफरेंशिएशन के रूट्स मिनिमम रूट्स पता चल सकता है। ठीक है। और लाग्रांज ने क्या बोला कि अगर फंक्शन कंटिन्यूस है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है, डिफरेंशिएबिलिटी ओपन ब्रैकेट में, कंटिन्यूटी क्लोज ब्रैकेट में, तो फिर आपका ए और बी के बीच में मिनिमम एक ऐसा पॉइंट मिलेगा ही मिलेगा जहां से ए बी के कॉर्ड से आप लोग टेंजेंट ड्रॉ करोगे तो टेंजेंट उस कॉर्ड को तो हमने दोनों का स्लोप को इक्वेट कर लिया। डेस ऑफ सी इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी। ठीक है ना। और वो सी किसको बिलोंग करना चाहिए? ए और बी के ओपन इंटरवल। वो सी अगर इक्वल टू ए आएगा या इक्वल टू बी आएगा तो नहीं चलेगा, है ना। इसके अंदर एक डीपीपी 5 का मेन वैल्यू थ्योरम है, वो डीपीपी आप लोग नहीं भी करोगे तो चलेगा, तो सब्जेक्टिव में नहीं आता। सब लोग मुझे लग रहा है कि मुझे जो थोड़े क्वेश्चन आप लोगों को उसमें करवाना है जिससे आपको रोलिक्स और लाग्रांज और अच्छे से समझ आए। जैसे फिफ्थ वाला क्वेश्चन है, फिफ्थ वाले क्वेश्चन में आपको एफ ऑफ एक्स क्या दिया हुआ है, एक्स माइनस ए रेस टू एम इंटू एक्स माइनस बी रेस में ऑन द इंटरवल ए टू बी where m and n are positive integer। आपको पता नहीं कि रोलिक्स थ्योरम वेरीफाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है। रोलिक्स थ्योरम वेरीफाई कब होगा? जब आपको ऐसा कोई c मिल जाए जो a और b के बीच में हो जिसके लिए उसका डिफरेंस है। पहली कंडीशन, ये पॉलिनोमियल फंक्शन है, m और n आप लोगों को इंटीजर दे रखा है तो ये आप लोगों का पॉलिनोमियल फंक्शन है। पॉलिनोमियल फंक्शन इज ऑलवेज कंटीन्यूअस, तो प्रूव नहीं करना होता, एंड ऑलवेज डिफरेंशिएबल। बट कंटिन्यूटी कहाँ होगी? क्लोज ब्रैकेट ऑफ ए टू बी में। बट डिफरेंशिएबिलिटी कहाँ होगी? ओपन ब्रैकेट में। ठीक है, राइट। और थर्ड कंडीशन, एफ ऑफ ए की वैल्यू कितनी आ रही है? 0। एफ ऑफ बी की भी वैल्यू कितनी आ रही है? 0। एफ ऑफ ए इक्वल टू थर्ड कंडीशन भी वेरीफाई सेटिस्फाई हुआ रोलिक्स के लिए। तो फिर आपके पास कोई ना कोई ऐसा सी होगा जिसके लिए उसका डिफरेंशिएशन। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हुआ तो रोलिक्स ने बोला है कि हमारे पास ऐसा कोई सी होगा ही होगा जो ए और बी के बीच में होगा जिसके लिए उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। इसका नहीं कि एक बार को टेंडेंसी चेंज, क्योंकि अगर जहां से चालू कर रहा है जहां पर खत्म कर रहा है अगर वो आंसर सेम आ रहा है तो कहीं ना कहीं तो उसको टेंडेंसी चेंज करनी पड़ती होगी, राइट। पर वो हमें तो वेरीफाई करने के ऐसा हो रहा है क्या, तो इसका डिफरेंशिएट करते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। m इंटू एक्स माइनस ए रेस टू पावर m माइनस 1 एक्स माइनस बी रेस टू पावर n इंटू एक्स माइनस बी रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू एक्स माइनस ए का पावर m क्या कॉमन है? एक्स माइनस ए रेस टू पावर x माइनस ए का पावर m माइनस 1 कॉमन, x माइनस बी का पावर n माइनस 1 कॉमन, क्या बचा? m इंटू एक्स माइनस बी प्लस n इंटू एक्स माइनस ए। तो m माइनस 1 कॉमन लिया तो एक बार बचा होगा, n माइनस 1 कॉमन लिया तो एक बार बचा। इसको किसके साथ इक्वेट? 0। f डैश ऑफ x से अब f डैश ऑफ c रख के उसको c 0 के साथ इक्वेट। f डैश ऑफ c मतलब जहां पर x है वहां पर c रख लोगे, c माइनस n रेस टू b, c माइनस b रेस टू n माइनस 1। यहाँ पर क्या होगा? m इंटू c माइनस b प्लस n इंटू इसको किसकी इक्वल होना है? 0 के इक्वल। तो 3 पॉसिबिलिटी, ये 0 हो सकता है तो c इक्वल टू a, ये 0 हो सकता है तो c इक्वल टू b, ये 0 हो सकता है। तो यहाँ पर जब आप ब्रैकेट ओपन करोगे तो क्या बनेगा? mc प्लस mc इक्वल टू mb प्लस na, माइनस mb और माइनस na को शिफ्ट करिए, क्या कॉमन है? c। तो क्या रहेगा? mb प्लस na डिवाइडेड बाय c के 3 में डिवाइड,
तो रोलिंग थ्योरम वेरीफाई तभी माना जाएगा जब जिसके लिए आप लोगों का एवरेज ऑफ सी को 0 ले रहे हो तो सी की एटलीस्ट एक ऐसी वैल्यू होनी चाहिए जो ए और बी के बीच में, ए और बी के बीच में। क्यों ऐसा ए और बी के बीच में? क्योंकि डिफरेंशिएबल आपने ओपन ब्रैकेट में रखा है और ये हम डिफरेंशिएशन की बात कर रहे थे। ए और बी तो वैसे भी नहीं हो सकता है, वो एक्सट्रीम पॉइंट है, ये तो वैसे भी काम नहीं करेगा, इसके लिए रोलिंग थ्योरम की बात ही नहीं हो रही है, सही है ना, राइट। तो फिर ये सी पॉइंट बचा। कैसे बोल सकता हूँ कि जो सी है वो ए और बी के बीच में होगा? अगर ऐसा कोई रीजन है मेरे पास, ऐसा कोई लॉजिक है, ऐसा कोई कंसेप्ट है जिससे मैं अगर ये बोल पाऊँ कि जो सी है वो ए और बी के बीच में, तो रोलिंग थ्योरम वेरीफाई हो रहा है, वरना नहीं हो रहा है। सेक्शन फॉर्मूला एग्जैक्टली एमबी प्लस एन अपॉन एम प्लस एन, ऐसा कहाँ आता है? सेक्शन फॉर्मूला में इसका कि सी वो पॉइंट है जो ए कोमा एफ ऑफ ए और बी कोमा एफ ऑफ बी को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एम स्क्वायर पर, वो भी इंटरनली। अगर यहाँ पर माइनस होता तो नहीं चलता है, क्योंकि फिर वो एक्सटर्नली हो जाता तो बाहर चला जाता। तो मैं यहाँ पर ये रीजन मुझे पता है कि यहाँ पर ये जो पॉइंट है वो इस दोनों एक्सट्रीम पॉइंट को कौन से रेशियो में डिवाइड कर रहा है? एम स्क्वायर के रेशियो में इंटरनली डिवाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली उसको बीच में होना है। तो इससे मैं क्लियर हो जाता हूँ भाई सी को ई और बी के बीच में होना पड़ेगा, तो रोलिंग थ्योरम वेरीफाई हो जाता है। वैसे तो तीनों कंडीशन अगर फुलफिल हुई तो रोलिंग थ्योरम वेरीफाई होगा ही होगा। रोलिंग थ्योरम वेरीफाई नहीं होगा जब इस तीन में से कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं होगी। ठीक है, इसके बेस पर नेक्स्ट लेसन करते हैं। तब तक आप लोग, क्योंकि आप लोग अब सारे पीवाई डीपीपी आप लोगों ने खत्म कर लिया, सबकी नोटबुक मेरे टेबल पे आ जानी चाहिए अभी। और अब आप लोग पीवाई के